हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली एग्जाम फोकस के मंच पर। और दोस्तों, जैसा कि आपको कल बता दिया गया था कि किन्हीं जो कारणों की वजह से कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, और जो डेमो क्लास में मैंने बोला था कल क्लास के लिए, तो उसके लिए संस्थान आपसे जो है क्षमा प्रार्थी है। ठीक है दोस्तों, कई सारी मतलब टेक्निकल या अदर्स प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं कि जिसकी वजह से क्लास नहीं हो पाती, तो उसके लिए संस्थान संस्थान जो है आपसे क्षमा प्रार्थी है। और दोस्तों, मैंने जैसे उस दिन समझाया था आपको कि ये जो सीरीज शुरू हो रही है, एनसीईआरटी की सीरीज शुरू हो रही है। और दोस्तों, इस सीरीज को मैंने डेमो क्लास में समझाया था कि हमारे लिए पढ़ना जरूरी क्यों है। क्योंकि दोस्तों, अगर आपको जीएस का फाउंडेशन बनाना है, अगर जो बच्चे ये कहते हैं कि हमारे जीएस समझ में नहीं आता, हमारे हिस्ट्री समझ में नहीं आती, पॉलिटी के आर्टिकल्स हमसे याद नहीं होते, अर्थशास्त्र हमारे सर से ऊपर उतर जाता है, एनवायरमेंट में हमें कुछ पता नहीं चलता, ज्योग्राफी में पृथ्वी गोल हो जाती है, तो दोस्तों उन लोगों के लिए ये सीरीज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है दोस्तों। क्यों? क्योंकि दोस्तों एनसीईआरटी से आपका बेस बनेगा। और जब दोस्तों एनसीईआरटी से आपका बेस बनेगा तो दोस्तों ये आपके फाउंडेशन में एक जो है महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी एनसीईआरटी। और दोस्तों, एनसीईआरटी जब आप एक बार अच्छे से पढ़ लोगे, जो एनसीईआरटी की सीरीज है उसे जब आप एक बार अच्छे से पढ़ लोगे, तो आपके जीएस फाउंडेशन, जो जीएस बेस होगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लो, आपका वो एग्जाम चाहे तो बोर्ड की मतलब स्कूल की क्लासें हो, 9th 10th 11th, या फिर आपका कोई भी वनडे एग्जाम हो, या फिर आपका दोस्तों किसी भी स्टेट का पीसीएस हो, या फिर आपका यूपीएससी का एग्जाम हो, आईएएस का एग्जाम हो, दोस्तों ये एनसीईआरटी आपके हर एग्जाम में आपका जो जीएस का फाउंडेशन है उसके बेसिक को क्लियर करने के लिए बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, एनसीईआरटी को पढ़ना आपके लिए नेसेसरी है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि ये बेसिक आपके सारे बेसिक क्लियर करती है दोस्तों। और जब आपके बेसिक क्लियर हो जाते हैं तो आपका फाउंडेशन बहुत ही बेहतरीन बनता है और आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है। और जो ये कहते हैं कि जीएस के क्वेश्चनों को रट लो, हिस्ट्री के क्वेश्चनों को रट लो, चबा लो और घोल के पी जाओ, खा जाओ, तो ये सारी चीजें से आप बच जाते हैं। और आपको केवल क्या होता है, आप इन सारी चीजों के स्थान पर दोस्तों एक ही वर्ड लिखोगे कि ना घोलना है, ना चबाना है, ना खाना है, ना पीना है, दोस्तों केवल हमें समझना है। और जब एक बार आप समझ जाते हो दोस्तों, तो एग्जाम में समझा ही हुआ याद आता है। एग्जाम में आप रटोगे, भूल जाओगे, लेकिन अगर आपने चीजों को अच्छे से समझा है तो दोस्तों आप नॉलेज को जो है कोरिलेट कर लोगे, और आप वहां पर जो है क्वेश्चन का आंसर पाने की आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो दोस्तों बढ़ जाएगी। तो इसलिए दोस्तों ये जो सीरीज की गई है शुरू, ये आप सभी की भलाई के लिए, चाहे आप 9th क्लास में हो दोस्तों, या आप 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, आप चाहे जिस क्लास में हो दोस्तों, या आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपका एम पीसीएस का हो या आईएएस का हो, किसी भी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये जो सीरीज है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और दोस्तों, वो बच्चे जो साइंस बैकग्राउंड के होते हैं और वो पीसीएस की तैयारी के लिए, आईएएस की तैयारी के लिए, या वनडे एग्जाम में वो आर्ट के सब्जेक्टों को पढ़ते हैं दोस्तों, तो उन लोगों को बड़ा अजीब लगता है पढ़ते हुए, क्योंकि उनका बैकग्राउंड साइंस का होता है। तो दोस्तों उन लोगों के लिए, उनके बेसिक को क्लियर करने के लिए, आज के सब्जेक्टों को अच्छे से समझने के लिए ये सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है दोस्तों। और इस सीरीज में दोस्तों हम ये सीखेंगे, ये थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता रहा हूं कि क्यों हमें एनसीईआरटी पढ़नी जरूरी है और क्यों ये हमें पढ़नी चाहिए। दोस्तों इस सीरीज में हम ये सीखेंगे कि कैसे अर्थव्यवस्था आपके जीवन को, आपके जीवन में कैसे बदलाव लाती है, कैसे पॉलिटी आपको जागरूक बनाती है आपके अधिकारों के प्रति, और कैसे दोस्तों हिस्ट्री आपको अपने इतिहास से सीखकर और गलती ना करने के लिए जो है प्रेरित करती है। और दोस्तों ज्योग्राफी आपको कैसे बताएगी कि हमारे भारत का ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर कैसा है,
आप किस आपदा के समय कौन सा डिसीजन लोगे, ये दोस्तों आपको ज्योग्राफी बताती है। और एनवायरमेंट दोस्तों, अगर आपको अपने एरिया के एनवायरमेंट का पता है तो आप न केवल कृषि में बल्कि जीवन के हर पहलू में जो है आप अपने डिसीजन को लेने के लिए स्वतंत्र हो सकते हो। और दोस्तों आज का जो हमारी सीरीज शुरू होगी, मैंने जैसे आपसे बताया था कि आज की हमारी सीरीज जो है एनसीईआरटी 9th क्लास की इकोनॉमिक्स से शुरू होगी। तो दोस्तों इकोनॉमिक्स को पढ़ना भी क्यों जरूरी है दोस्तों, अर्थशास्त्र जो है, इकोनॉमी जो है आपके पास किसी भी देश की जान होती है, किसी भी स्टेट की जान होती है, किसी भी सेंटर की जान होती है दोस्तों, और नहीं तो सब हर घर गांव की जान इकोनॉमी होती है। अगर आपकी इकोनॉमिक कंडीशन अगर आपके फेवर में है दोस्तों, तो आप बहुत सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाती हैं। इसलिए आपको अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को बेहतरी के लिए आपको अपने जो रिसोर्सेज हैं, संसाधन है, उनके अच्छे यूज के लिए कि उनका जो है वो बेनिफिशियल यूज कैसे हो आपके लिए दोस्तों, आपको अर्थव्यवस्था को समझना पड़ेगा। आप चाहे बिजनेस कर रहे हैं दोस्तों, या आप कहीं जॉब भी कर रहे हैं, या आप साधारण घर में रहते हुए कृषि कार्य कर रहे हैं दोस्तों, आपको इकोनॉमी को समझना ही पड़ेगा, क्योंकि कृषि कार्य में इकोनॉमी का काफी यूज होता है। मार्केट में किस चीज की डिमांड है दोस्तों, उसके हिसाब से आप अपने कृषि कार्य को जो है क्रियान्वयन करोगे। और अगर आप दोस्तों बिजनेस कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में सारी चीजें कैसे डेवलप हो रही हैं, किन प्रोडक्ट की डिमांड है, किन की नहीं है, कौन सी कंपनी के शेयर हाई हो रहे हैं, कौन सी कंपनी के शेयर लो हो रहे हैं। तो दोस्तों शेयर का मार्केट का भी आपको ज्ञान होगा, तभी आप अच्छे से निवेश कर सकते हो। और दोस्तों किस मौसम में कौन सी फसल बोनी है, और कौन सी फसल किस मौसम में हमें ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाएगी। और दोस्तों आपको किस शॉप मतलब किस प्रोडक्ट के लिए आपको बिजनेस करना है, और किस प्रोडक्ट की किस मौसम में डिमांड होगी, तो यही तो आपको सीखना है। इकोनॉमी आपकी दोस्तों रसोई से शुरू होती है। आपकी रसोई में चीजों को कैसे मेंटेन किया जाता है, जब तो घर की महिला को दोस्तों लक्ष्मी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि घर की महिला रसोई को अच्छे से मेंटेन करती है। अगर दोस्तों आपको इकोनॉमी अच्छे से आती है, आपने समझी है, तो आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए कई सारी बेहतर चीजें कर सकते हो, और उनके ब्राइट फ्यूचर के लिए दोस्तों अच्छे से योजनाएं बना सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, आज आप हर प्रकार की टेंशन को छोड़कर, आज आप हर प्रकार की समस्या को से बाहर आकर दोस्तों ये समय जरूर निकाल लेना। शाम को 6 बजे का समय जैसे है क्लास का दोस्तों, तो आप ये टाइम निकाल लेना 1 घंटा इकोनॉमी पढ़ने के लिए। और जैसे सीरीज चलती रहेगी वैसे वैसे आप अपने, और कुछ नहीं, आप अपने व्यवहारिक ज्ञान को बढ़ाने के लिए भी आप जो है एनसीईआरटी की सीरीज पढ़ सकते हो, जिससे आप अपने बच्चों को सही दिशा दे सको, उनके भविष्य के लिए आप उन्हें एक अच्छा मार्ग बता सको। ठीक है दोस्तों, हम कोशिश करते हैं अपना जो है अब सेशन शुरू करने की। तो हम जो क्लास 9th की एनसीईआरटी से शुरू करते हैं इकोनॉमी। दोस्तों अर्थशास्त्र का पिता, जिसने अर्थशास्त्र को डेवलप किया दोस्तों, जिसकी सोच है, तो अर्थशास्त्र का जो पिता है दोस्तों, इकोनॉमी का पिता, एडम स्मिथ को कहा जाता है। एडम स्मिथ दोस्तों, जैसे ये लिखा हुआ है अर्थशास्त्र, तो यहां से आपके पास अर्थशास्त्र के जो पिता है दोस्तों, अर्थशास्त्र के जो पिता हैं वो एडम स्मिथ को कहा जाता है। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। और दोस्तों अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ को कहा जाता है, और अर्थशास्त्र हमारे जीवन के लिए कैसे यूजफुल है वो आज हम 9th क्लास के एनसीईआरटी से जो है शुरू करेंगे। और 9th क्लास की एनसीईआरटी से दोस्तों हम सीखने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमारे गांव के संसाधन का हम अच्छे से यूज कर सकते हैं, और कैसे दोस्तों हम चीजों को अच्छा कर सकते हैं अपने भविष्य के लिए। तो यहां से शुरू करते हैं दोस्तों, जो 9th क्लास के एनसीईआरटी में हम पढ़ेंगे। तो 9th क्लास के एनसीईआरटी में हम जो इकोनॉमी पढ़ने वाले हैं दोस्तों, तो हम इकोनॉमी में 4 चीजों को पढ़ेंगे। जो पहला आपका है पालमपुर गांव की कहानी। स्टार्ट करते हैं अपनी जो पढ़ाई की सेशन को। और जैसे अर्थशास्त्र के बारे में अभी हम बेसिक से आगे
बढ़ेंगे। और जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे दोस्तों, तो इकोनॉमी के हम हर प्रकार के बेसिस को डिस्कस करते रहेंगे। 10th क्लास की इकोनॉमी आएगी, 11th की आएगी, 12th की आएगी, तो हम बेहतर करने की कोशिश करेंगे। आपकी नॉलेज में जो है क्या एडिशन हो सकता है, इन सारी चीजों को लेकर चलेंगे। तो पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे दोस्तों, पालमपुर गांव की कहानी। और दोस्तों दूसरा चैप्टर हम पढ़ेंगे संसाधन। ये अध्याय है जो हम पढ़ने वाले हैं। नाइन्थ क्लास के एनसीईआरटी में दोस्तों दूसरा चैप्टर आपका संसाधन के रूप में लोग। हम ये दूसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं और तीसरा पढ़ने वाले हैं दोस्तों, इस समय विकराल समस्या होने वाली है लॉकडाउन के बाद, और ये जो कोरोना की वजह से दोस्तों काफी बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों की जो इनकम लेवल गिर रही है और लोग जो है गरीबी रेखा से नीचे जाने की ओर कगार पर हैं। तो दोस्तों तीसरा चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, गरीबी एक चुनौती। गरीबी एक चुनौती हम तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे। और दोस्तों चौथा चैप्टर हम पढ़ेंगे भारत में खाद्य सुरक्षा। और दोस्तों हम जो इन सारी चीजों को पढ़ेंगे, इन चारों चैप्टरों को पढ़ेंगे, और वो हम अपने जीवन से जोड़ते हुए नहीं पढ़ेंगे, हम अपने गांव से जोड़ते हुए नहीं पढ़ेंगे, तभी तो चीजें दोस्तों इंटरेस्टिंग होंगी। और हम हर चीज को जो है इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि दोस्तों शुरू में आपको बोरिंग लग सकता है, लेकिन जब आप उसमें समझोगे, चीजों को समझोगे, अपने आप से रिलेटिव मतलब उसे कोरिलेट करोगे अपनी लाइफ से, अपने गांव से, अपने शहर से, तो चीजें आसान हो जाएंगी दोस्तों, और इंटरेस्टिंग जो है चीजें बनकर आएंगी। ठीक है, तो हम जो 9th क्लास की एनसीईआरटी है दोस्तों इकोनॉमी, तो इकोनॉमी में हम शुरू करने वाले हैं। और हाँ, मैं दोस्तों आपसे एक बात कहता हूँ कि अगर आपने अच्छे से ये जो सेशन को समझ लिया, जो एनसीईआरटी का सेशन है, तो फिर आपको दोबारा एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस एक बार आपको जल्दी जल्दी रिवीजन करना पड़ेगा, लेकिन एक बार आप समझ गए तो चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी और जो भविष्य में आपके लिए आधार का काम करेंगी। तो 9th क्लास की जो एनसीईआरटी है दोस्तों, उसमें हम पढ़ने वाले हैं 4 अध्याय। पहला अध्याय पढ़ेंगे पालमपुर गांव की कहानी, दूसरा अध्याय पढ़ेंगे संसाधन के रूप में लोग, और तीसरा अध्याय हम पढ़ेंगे गरीबी एक चुनौती। और दोस्तों चौथा अध्याय हम पढ़ेंगे भारत में खाद्य सुरक्षा, कि भारत में जो खाद्य सुरक्षा है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले चैप्टर से, पालमपुर गांव की कहानी। हाँ दोस्तों, ये पहला अध्याय शुरू होता है पालमपुर गांव की कहानी। दोस्तों ये जो गांव है, जो आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है गांव के माध्यम से, दोस्तों ये एक काल्पनिक गांव है, लेकिन हम इस गांव को अपने गांव से जोड़कर पढ़ेंगे, क्योंकि जो इस गांव की जो बेसिक सुविधाएं हैं, एक गांव में क्या बेसिक सुविधाएं होनी चाहिए, एक गांव का जो है जनसंख्या का जो वितरण किस प्रकार होता है, एक गांव में जमीन का वितरण किस प्रकार होता है, भूमि का, और एक गांव में कौन कौन से दोस्तों जो लघु उद्योग है वो लग सकते हैं, एक गांव में दोस्तों बेरोजगारी का क्या स्तर होता है, ये सारी चीजों को, और एक गांव में दोस्तों छोटे किसान जो है वो अपनी फसल को, अपनी खेती करने के लिए कैसे संसाधनों को इकट्ठा करते हैं, और गांव के अंदर दोस्तों कैसे मतलब किस प्रकार बेरोजगारी को कम किया जा सकता है, हम इन सारी चीजों को जो है इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों पालमपुर गांव जो है, मैं आपको थोड़ा सा इसका बेसिक बता दूं। पालमपुर गांव एक ऐसा गांव है दोस्तों
जहां जो खेती जो है मुख्य क्रिया है, खेती क्या है, मुख्य क्रिया आपकी। और दोस्तों थोड़ी बहुत लघु विनिर्माण इकाइयां भी हैं, जैसे डेयरी उत्पादन हो, डेयरी आपके पास उद्योग है, या और छोटी छोटी जो है फैक्ट्री है, या परिवहन के कुछ साधन है। और दोस्तों जो पालमपुर गांव है ये सड़क के माध्यम से जुड़ा हुआ है, और यहाँ खेती के कुछ आधुनिक तरीके भी हैं और कुछ जो है पुराने तरीकों से भी खेती होती है। तो इस कहानी से दोस्तों हम ये जानेंगे कि कैसे चीजों को, वस्तुओं को उत्पादित किया जाता है, सेवाओं को, और उसके लिए संसाधन किस प्रकार जो है समायोजित किए जाते हैं। यानी कि जब आप दोस्तों मार्केट में जाते हो तो आपने देखा होगा कि आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, तो लेकिन हमारे मन में ये विचार आना चाहिए कि ये जो प्रोडक्ट, अंतिम प्रोडक्ट जो हमें मिला है दोस्तों, तो ये अंतिम प्रोडक्ट को बनाने में जो इसके उत्पादन में किन किन कारकों का योगदान रहा है। अगर हम थोड़ा सा लॉजिकली से सोचें तो दोस्तों हमें पता चलेगा कि चीजें कैसे जो है मार्केट में डेवलप होती हैं, कैसे जो है अर्थव्यवस्था में चीजें काम करती हैं। और दोस्तों अर्थव्यवस्था कोई बड़ा एक वो नहीं है आपके पास टर्मोलॉजी। अर्थव्यवस्था दोस्तों जो कोई व्यक्ति कुछ भी अपने जो है आपसे आर्थिक क्रियाकलापों में भाग ले रहा है दोस्तों, तो वो अर्थव्यवस्था में भाग ले रहा है। और यही अर्थव्यवस्था है दोस्तों कि चीजें, आपने कोई वस्तु खरीदी और उसकी डिमांड हुई, फिर वो वस्तु उत्पादित हुई और फिर वो मार्केट में आती है, तो ये जो चक्रण चलता रहता है दोस्तों, यही अर्थव्यवस्था की जो है एक्टिविटी है। तो कोई जो है रॉकेट साइंस नहीं है चीजों को समझना। बस एक बार दोस्तों अपने अच्छे से जो है एक बार आप दृढ़ता पूर्वक चीजों को जो है पढ़ते चले जाइए बस। तो दोस्तों पालमपुर गांव जो है वह खेती जो है मुख्य क्रिया है, और छोटे छोटे उद्योग भी हैं, और सड़क से जुड़ा हुआ सड़क परिवहन के साधन भी ठीक ठाक हैं दोस्तों। और आपके पास इसमें लिखा हुआ है कि जो ये गांव है पालमपुर, तो दोस्तों ये काफी मतलब सड़क के माध्यम से जुड़ा हुआ है, और यहाँ दोस्तों स्कूल या आसपास के जो है कस्बों से ये भली भांति जुड़ा हुआ है। और दोस्तों जो ये गांव है, ये आप अपने गांव से इसकी तुलना कीजिए, क्या आपका गांव भी इस प्रकार का है जहां खेती एक मुख्य क्रिया है, या आपका गांव भी इस प्रकार का है दोस्तों जो पक्की रोड से, जो मतलब पक्की रोड होती हैं उनसे जुड़ा हुआ है, या आपका गांव भी ऐसा है दोस्तों जहां परिवहन के ठीक ठाक साधन उपलब्ध हैं, जहां खेती के भी आधुनिक साधन यूज किए जाते हैं, जैसे ट्रैक्टर है या और भी अन्य साधन। तो हमें ऐसे ही इसे इंटरेस्टिंग बनाना है। तो हमें केवल ये कहानी के रूप में नहीं पढ़ना है, लेकिन दोस्तों इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको अपने गांव में जो है अच्छा करने के लिए प्रेरित करेंगी। जो दोस्तों अभी चुनाव हुए हैं कुछ मतलब स्टेट में, आपने भी वोट दिया होगा या आप भी भविष्य में मतदाता बनेंगे दोस्तों, आप ये चैप्टर तय करेगा कि आपको किन चीजों का ध्यान रखना है किसी भी व्यक्ति को वोट देते हुए, चाहे वो आपका सांसद का चुनाव हो, या आपका विधायक का चुनाव हो, या फिर दोस्तों आपके ग्राम प्रधान का चुनाव। तो ये चीजें भी आप देखोगे कि अगर हमारे गांव में ये बुनियादी सुविधाएं हैं और उन पर काम हो रहा है, और हमारे गांव के लोग दोस्तों रोजगार कैसे मिलेगा, हमारे गांव के लोग कैसे, हम गांव की जनसंख्या को एक जो है अच्छी आय मतलब दिलवा सकते हैं। तो ये हमें सीखना पड़ेगा। तो देख शुरू करते हैं। देखो इसमें पालमपुर गांव खेती मुख्य क्रिया है, यहाँ की सड़कों के माध्यम से छोटे छोटे कस्बों से भी जुड़ा हुआ है, परिवहन के साधन ठीक ठाक उपलब्ध हैं दोस्तों। और इस गांव में दोस्तों आपके पास 450 परिवार रहते हैं, और 450 परिवार में दोस्तों जो आपके पास 480 परिवार हैं, वो अधिकांश भूमि उनके पास ही है। 450 परिवारों में से ज्यादातर भूमि 80 परिवारों के पास है, और बाकी छोटे और उनके जो बड़े परिवार हैं जिनके पास भूमि है दोस्तों, उनके मकान पक्की ईंट के बने हुए हैं, सीमेंट के बने हुए हैं। तो वहीं एक बड़ा तबका अनुसूचित जाति या दलित जिन्हें हम बोलते हैं उनका भी है, और दोस्तों इनके मकान जो है वो कच्ची ईंटों के और छप्पर या फूस के बने हुए हैं। अब दोस्तों आप अपने गांव से तुलना कीजिए, क्या आपके गांव में भूमि का वितरण इस टाइप से ही है कि कुछ लोग ऐसे हैं उनके पास कई कई सौ बीघे जमीन है, या कई कई बीघा जमीन है, 50 बीघा, 100 बीघा, 70 बीघा, 80 बीघा।
200 बीघा। लेकिन दोस्तों बहुत सारे लोग आपके गांव में ऐसे होंगे कि उनके पास जो है 1 बीघा भी जमीन नहीं, या बहुत ही कम 1-2 बीघे जमीन है। तो भूमि का पहले हमें अगर किसी भी गांव का आकलन करना है दोस्तों, तो हमें भूमि के वितरण से देखना पड़ेगा कि उस गांव में समानता कितनी है, असमानता कितनी है। तो दोस्तों जो पालमपुर गांव है आपके पास, जो पालमपुर गांव है, तो उसमें काफी असमानता है, क्योंकि दोस्तों जनसंख्या का जो 1/3 है, 1/3 हिस्सा वो गांव के एक छोटे से कोने में रहता है, और जिसके घर बहुत ही कच्ची ईंट और फूस के बने हैं। और जो जिनके पास भूमि अच्छी है, तो दोस्तों उनके मकान पक्के ईंटों के बने हुए हैं, और वो संपन्न लोग हैं। 80 परिवार, मात्र 450 परिवारों में दोस्तों मात्र 80 परिवार के पास गांव की अधिकांश भूमि है। और गांव जो पालमपुर गांव है दोस्तों, वहां बिजली की ठीक ठाक व्यवस्था है। तो यानी कि एक प्रकार से हमने ये सीखा पहला टॉपिक कि पालमपुर गांव में दोस्तों, पालमपुर गांव में भूमि में असमानता है। मैं यहां लिख देता हूं, जैसे पालमपुर गांव में हमने पहला चीज सीखी कि यहां भूमि में दोस्तों, भूमि वितरण में यहां दोस्तों भूमि वितरण में असमानता। तो पहली चीज हमने यहां से सीखी कि भूमि वितरण में जो है असमानता है, यानी कि ये चीज 450 परिवार रहते हैं दोस्तों, और 80 परिवारों के पास उच्च जाति के जो है भूमि है, तो यानी कि भूमि में असमानता है। पहली चीज हमने सीख ली। अब यहां से हम अपने गांव को भी कंपेयर करेंगे। आप पता कर लोगे जमीन के माध्यम से कि आपके गांव में भी असमानता है, कि आपके यहाँ भी ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पास बिल्कुल भी जमीन नहीं है, और आपके यहाँ कुछ परिवार ऐसे होंगे उनके पास मतलब काफी जो है जमीन होगी। तो यहाँ से आप अपने गांव की कंपेयर कर सकते हैं पालमपुर से, कि पालमपुर में अगर भूमि वितरण में असमानता है, तो दोस्तों आपके गांव में भी हो सकती है। तो पहले आप अपने गांव को भूमि वितरण के हिसाब से समझ सकते हैं। दूसरा पॉइंट आपके पास दोस्तों, पालमपुर गांव जो है वहां पर 2 विद्यालय हैं। एक तो 2 प्राथमिक विद्यालय हैं और एक हाई स्कूल है। और दोस्तों एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और एक निजी जो है हॉस्पिटल भी है। तो अब आप कंपेयर कीजिए अपने गांव को कि क्या आपके यहाँ भी 2 विद्यालय हैं, प्राथमिक और हाई स्कूल? क्या आपके यहाँ भी अस्पताल हैं, प्राइवेट और सरकारी? अगर दोस्तों आपके यहाँ नहीं है, तो आप समझ सकते हो कि एक अच्छे गांव में ये सारी सुविधाएं भी होनी चाहिए। तब यहाँ आपके गांव के प्रधान का रोल हो जाता है दोस्तों। गांव का प्रधान इस चीज के लिए मांग उठाए कि हमारे यहाँ ये सारी बेसिक जो सुविधाएं हैं वो मिलनी चाहिए। तब ये सारी चीजें जब आपको पता होंगी, तब आप प्रधान का चुनाव में वोट करते हुए इन सारी चीजों को देखोगे दोस्तों। जाति बिरादरी पे आप नहीं जाओगे। फिर आगे बढ़ते हैं, तो पालमपुर गांव जो है दोस्तों इस प्रकार का है। वहां भूमि वितरण में असमानता है, वहां की जनसंख्या में असमानता है, लेकिन दोस्तों गांव सड़क से जुड़ा हुआ है, और गांव की जो परिवहन की सुविधा है वो भी ठीक है। खेती आपकी मुख्य क्रिया है, लेकिन अन्य उद्योग भी वहां डेवलप हैं थोड़े थोड़े स्तर। और 2 प्राथमिक विद्यालय भी हैं, सरकारी हॉस्पिटल और सरकारी हॉस्पिटल यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और प्राइवेट हॉस्पिटल भी है। तो इस टाइप से हमने दोस्तों पालमपुर के गांव का जो है स्ट्रक्चर समझा, भूमि का क्या स्ट्रक्चर है, और वहाँ की जो जनसंख्या का क्या स्ट्रक्चर है, वहाँ जो शिक्षा की क्या व्यवस्था है, और वहाँ एजुकेशन की वहाँ स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है। तो इस टाइप से हम अपने गांव से भी ये कंपेयर कर सकते हैं। दोस्तों बोरिंग तो लगेगा शुरू में, 1-1.5 घंटा जब हम पढ़ते हैं बुक को तो नींद आती है, लेकिन ये हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण होने वाला है ये आपका डेडिकेशन तय कर देगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब आप एनसीईआरटी की ये सीरीज पढ़ोगे तो आप सब कुछ भूलकर बस ये बैठकर पढ़ना कि हमें नॉलेज को ग्रहण करना है, हमें नॉलेज को कलेक्ट करना है अच्छे से। और दोस्तों अगर ये आप मान के चलोगे तो आप ये तय करोगे कि आपका भविष्य कैसा है। ये आप पर निर्भर है दोस्तों, कोई और भविष्य बनाने नहीं आएगा आपका, आप खुद अपने भविष्य के निर्माता हो। और 2 लाइनें दोस्तों कही गई हैं कि ब्रह्मा ने जो लिखा भाग्य में,
ब्रह्मा ने जो लिखा भाग्य में, कोई मनुज नहीं लाया है, व्यक्ति ने अपना सब कुछ अपने भुजबल से ही पाया है। यानी सब कुछ आप ही करोगे, कोई नहीं आएगा आपके लिए करने। तो इसलिए दोस्तों पूरी डेडिकेशन के साथ पढ़ना है और आगे बढ़ना है। तो पालमपुर के बारे में मैंने आपको सारा बताया कि अब बात आता है कृषि क्रियाएं और गैर कृषि क्रियाएं क्या होती हैं। तो दोस्तों जो कृषि क्रियाएं हैं, जो खेती से संबंधित होती हैं, वो सब कृषि क्रियाएं कहलाती हैं, और जो खेती से संबंधित नहीं होती हैं उन्हें गैर कृषि क्रियाएं बोला जाता है। जैसे डेयरी उत्पादन है आपका, डेयरी उद्योग है आपका दोस्तों, कोल्हू का उद्योग है आपके पास, ठीक है नहीं। तो इसमें कृषि का कोई यूज नहीं है, आप कोई भी व्यक्ति खोल सकता है कोल्हू, बस उसके पास संसाधन होने चाहिए। और दोस्तों छोटा वस्त्र, दर्जी की कोई बड़ी शॉप है, तो ये इन्हें गैर कृषि जो है क्रियाएं बोला जाता है। कौन कौन सी आती हैं? विनिर्माण यानी लघु विनिर्माण, आपका परिवहन, आपके गांव में दोस्तों किसी व्यक्ति ने 2 DCM ले ली हैं, अगर आपके गांव में किसी व्यक्ति ने दोस्तों 2 DCM अगर ले ली हैं और उन्हें किराए पे चला रहा है, या कोई कार ली है और उससे जो है किराया करता है, तो दोस्तों इसी को कहा जाता है परिवहन के साधन। और तीसरा आता है दुकानदारी। दोस्तों आपके यहाँ छोटे छोटे काफी जनरल स्टोर होंगे, या दोस्तों काफी शॉप होंगी छोटी छोटी जो है किराना स्टोर की, तो ये भी गैर कृषि कार्य है, इसमें भूमि की जरूरत नहीं पड़ती। यानी कोई भी ऐसा कार्य है जिसमें भूमि की जरूरत ना पड़े, खेती की कोई प्रक्रिया ना हो, उसे गैर कृषि कार्य बोले जाते हैं। अब दोस्तों गैर कृषि कार्य में क्या होता है? उत्पादन। जैसे कोई भी फैक्ट्री है दोस्तों, पापे बनाने की कोई फैक्ट्री है, तो उसमें उत्पादन होगा। अब उत्पादन से संबंधित चीजों को दोस्तों हम जानने की कोशिश करें कि उत्पादन से संबंधित चीजें कैसे होती हैं। यानी दोस्तों अगर आपको कहीं कंपनी लगानी है, या आपके यहाँ कोई कंपनी लगा रहा है और आप उस गांव के प्रधान हैं, और आपके गांव में कोई कंपनी आती है इन्वेस्ट करने के लिए, तो उस कंपनी को किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। या आप कहीं कंपनी खोलना चाहते हो, तो दोस्तों आपको बेसिक आवश्यकता क्या है, क्या क्या चाहिए एक कंपनी के लिए, क्या क्या चाहिए एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए, तो ये हमें सीखना है। फिर आप कंपेयर करोगे क्या हमारे गांव में ऐसी व्यवस्था हो सकती है, या अगर हम कहीं अपने गांव में छोटा उद्योग शुरू करें तो हमें किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये चैप्टर दोस्तों हमें ये सिखाने की कोशिश करता है। देखते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। यहाँ तक मेरी जहाँ तक आई होप कि आप यहाँ तक अंडरस्टैंड कर चुके होंगे अच्छे से, और ये आपको मजा भी आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ चीजें दोस्तों रटनी नहीं है, ना चबानी है, ना घोलनी है, ना पीना है उन्हें घोलकर। दोस्तों यहाँ केवल समझाना है, आपको समझना है, मुझे समझाना है। केवल 2 ही व्यक्तियों का यहाँ काम है, आपका और मेरा। आपको समझना है, मुझे समझाना है, और आपको कैसे आप नॉलेज को बेहतर कर सकते हो ये मुझे रास्ता दिखाना है। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला जो चैप्टर है आपका, एक मिनट रुक जाओ दोस्तों, 1 मिनट। आगे हम बढ़ते हैं थोड़ा सा, काफी जल्दी आगे हो जाता है ये। हाँ दोस्तों अब ये यहाँ से थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, और आपको दोस्तों बस इसमें यही काम करना है कि आपको अच्छे से जो जितना मैं ये हाईलाइट कर रहा हूँ चीजों को, ये आपको अच्छे से समझनी है दोस्तों। और दोस्तों आपको किसी भी प्रकार से मतलब एक कॉपी पेन भी लेके बैठना है, और जो मैं अंडरलाइन ये आपको कर रहा हूँ, तो आपको जो डेफिनेशन आती है दोस्तों, तो उन डेफिनेशन को आप जो है याद भी कर सकते हो, ठीक है। अभी चीजें थोड़ा सा पहला दिन है, थोड़ा सा प्रैक्टिस में आएंगी,
और उसके बाद हम अच्छे से चीज़ों को कवर करेंगे दोस्तों। और कोई जल्दबाजी नहीं है दोस्तों, बस आपके समझ में आना चाहिए, हमारा यही मकसद है। एक कॉपी पेन आप लेके बैठें और जैसे मैंने अंडरलाइन किया था और उसी हिसाब से आपको जो है चीज़ों को डेवलप करना है अपने कॉपी पेन में। बड़ी जल्दी हो जाता है। 1 मिनट दोस्तों। कोई नहीं दोस्तों, ये शुरू में सेटिंग में प्रॉब्लम आती है और बाद को चीज़ें जो है हो जाती हैं। अब देखो दोस्तों, दूसरा हमारा अब हम पढ़ेंगे इसमें उत्पादक संगठन, यानी कि उत्पादन के संगठन। उत्पादन के संगठन आपके पास दोस्तों ये हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें हम पढ़ेंगे उत्पादन के संगठन। अच्छा, 1 मिनट। हाँ देखो दोस्तों, उत्पादन के संगठन। अब दोस्तों आपको उत्पादन करना है, और जब दोस्तों आपको उत्पादन करना है तो उत्पादन के लिए आपको किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी ये आपको तय करना है दोस्तों। तो उत्पादन के लिए आपको दोस्तों 4 चीजों की आपको आवश्यकता पड़ेगी। यानी कि आपको किसी भी चीज को दोस्तों अगर प्रोडक्शन करना है, देखो दोस्तों थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम होती है तो कोई नहीं, हम उसे मैनेज करेंगे, क्योंकि चीज़ों को मैनेज किया जाता है अच्छे भविष्य के लिए। तो हम बस आप डेडिकेटेड होकर पढ़ते रहो और मेरा काम पढ़ाने का है। तो आपको दोस्तों हम पढ़ेंगे उत्पादन के संगठन। अभी तक हमने क्या पढ़ा दोस्तों, पालमपुर गांव हर प्रकार से जो है लगभग संपन्न गांव है, बस उसमें असमानता है भूमि को लेकर, लेकिन गांव सड़कों से जुड़ा हुआ है और पक्की सड़कें हैं। तो यानी कि गांव में जो है खेती बाड़ी भी आपके पास दोस्तों हो सकती है। और दोस्तों आपको एक चीज और करनी है कि एक व्यवस्था आपको दोस्तों ये करनी है कि उत्पादन के संगठन, मतलब एक व्यवस्था आपको ये करनी है कि अब इससे जब आप अपने गांव को कोलरेट करोगे तो आप ये देखोगे कि क्या आपका गांव भी सड़कों के माध्यम से जुड़ा हुआ है, जहां पर किसी भी प्रकार की व्यवसाय की गतिविधियां हो सकती हैं। ये भी आपको जो है देखना है दोस्तों। तो जैसे पालमपुर की स्थिति है वैसे ही केंद्र बिंदु में आप अपने गांव को रख के देखो। तो देखो अब आप अपने गांव में कोई यूनिट लगाना चाहते हो या कोई छोटा व्यवसाय करना चाहते हो या कोई बड़ी कंपनी आपके गांव में आकर यूनिट लगाना चाहती है और आप गांव के प्रधान हो, तो वो बड़ी कंपनी आपसे क्या क्या डिमांड करेगी या आपको निवेश लाना है। अब दोस्तों लड़ाई निवेश की है। आपने देखा होगा कोई भी स्टेट हो या भारत सरकार हो, बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए थोड़े से रूल्स जो है ढीले करती है और बड़ी बड़ी कंपनियां लगाने के लिए भूमि को प्रोवाइड कराती है, जमीन को प्रोवाइड कराती है, उनके टैक्स में भी छूट देती है। तो दोस्तों ऐसा क्यों होता है? और उसके 2 मायने होते हैं। उन्हें पता है कि निवेश आएगा, तो निवेश आने के साथ दोस्तों जब कंपनियां लगती हैं तो उसके साथ दोस्तों कई सारे रोजगार भी डेवलप होते हैं, जिससे लोगों को रोजगार मिलता है। और जब लोगों के पास दोस्तों पैसा जाता है तो वो अर्थव्यवस्था की इकोनॉमी एक्टिविटी में भाग लेते हैं। वो अगर मान लो सपोज करो आपके पास पैसे आएंगे दोस्तों, तो आप मार्केट में से कोई चीज लेकर आओगे तो वो उस चीज की डिमांड बढ़ेगी और फिर दोबारा उसका प्रोडक्शन बनेगा। तो ये अर्थव्यवस्था का चक्र है दोस्तों कि आप मांग होती है, प्रोडक्शन होता है, फिर मांग होगी, फिर प्रोडक्शन होगा, तो अर्थव्यवस्था चलती है। तो दोस्तों हमें उत्पादन, अगर किसी वस्तु का उत्पादन करना है तो हमें किन बातों को पहले देखना पड़ेगा। तो आपके पास हमें पहले उत्पादन कोई वस्तु है तो उसके क्या क्या संगठ होंगे, क्या क्या उसके जो है उत्पादन के संगठन होंगे। तो देखो देखो दोस्तों, अगर उत्पादन के हम संगठन की बात करें, उत्पादन के संगठन, तो दोस्तों उत्पादन के संगठन में आपके पास 4 चीजें होंगी। 4 चीजें, पहला भूमि,
दूसरी चीज आपके पास दोस्तों श्रम। अगर आपको कहीं भी दोस्तों कंपनी लगानी है या दोस्तों कहीं भी आपके यहाँ कोई कंपनी लगाना आता है तो उसे किस किस चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरा दोस्तों भौतिक पूंजी। और चौथा दोस्तों आपके पास मानव पूंजी। अब देखो आपको कोई भी यूनिट लगानी है तो दोस्तों पहले आपको पहली आवश्यकता है भूमि की। देखो उत्पादन का उद्देश्य क्या होता है बस दोस्तों, वस्तु और सेवाओं को उत्पादित करना जिसकी आपको आवश्यकता है, यानी जिस वस्तु की या सेवा की आपको आवश्यकता है दोस्तों उसका उत्पादन करना, ये आपका जो है उत्पादन का उद्देश्य होता है। तो पहला उत्पादन का उद्देश्य क्या है आपके पास, पहली आवश्यकता क्या है, भूमि। अगर आप कहीं कंपनी लगाना चाहते हो या आपके यहाँ कोई कंपनी लगाना चाहता है दोस्तों तो पहले तो उसे भूमि चाहिए। जहां भी उसे अपना प्लांट डेवलप करना है तो उसे भूमि चाहिए। दोस्तों इमारत उसने बनाकर खड़ी कर दी भूमि में, लेकिन कंपनी को रन करने के लिए उसे क्या चाहिए दोस्तों, श्रमिक। क्या श्रमिक चाहिए, तो श्रम चाहिए, ठीक है। और दोस्तों श्रमिक भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो कौशल युक्त श्रमिक जो पढ़ा लिखा होता है या किसी टाइप का उसे कौशल प्राप्त होता है, और एक अकुशल श्रमिक दोस्तों जो केवल शारीरिक मेहनत करते हैं। तो श्रमिक भी दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक तो ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं और एक जो है शारीरिक कार्य करने वाले लोग होते हैं। तो दोनों ही प्रकार के लोग चाहिए। अगर आपको कोई यूनिट लगानी है तो आपको भूमि चाहिए, श्रम में भी दोनों प्रकार के लोग चाहिए, पढ़े लिखे लोग भी चाहिए और अकुशल भी चाहिए। क्योंकि जो शारीरिक काम करेंगे वो अकुशल लोग करेंगे जिनके पास कोई स्किल नहीं है, और जो आपके पास पढ़ाई लिखे लोग हैं जिनके पास कुछ स्किल है वो दूसरा कार्य करेंगे। तो श्रम भी दो प्रकार, ठीक है दोस्तों। और आपके पास तीसरा पॉइंट आता है भौतिक पूंजी। मैं यहाँ आपको दोस्तों वैसे ही समझा रहा हूं मैं कि यहाँ पर अच्छे से समझा रहा हूँ कि, और बाकी आप जब बुक पढ़ोगे तो आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन जो बेसिक कंसेप्ट हैं मैं उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फिर आपके पास तीसरा आता है भौतिक पूंजी। और भौतिक पूंजी में भी दोस्तों दो प्रकार की भौतिक पूंजी होती है। ये भौतिक पूंजी जो है दो प्रकार की होती है आपके पास। एक आपकी होती है दोस्तों एक आपके पास होती है स्थायी पूंजी। भौतिक पूंजी में भी आपके पास एक होती है स्थायी पूंजी। और स्थायी पूंजी क्या होती है दोस्तों, जो भी आप अपनी जो भी फैक्ट्री लगा रहे हो उसके लिए आपको औजार चाहिए, मशीन चाहिए, भवन चाहिए, ये सारी जो है स्थायी पूंजी है। जैसे किसान को हल होता है, किसान का ट्रैक्टर होता है, किसान का कल्टीवेटर होता है, तो ये सारी चीजें जो है स्थायी पूंजी है दोस्तों। कंप्यूटर यानी जो वहीं पे स्थायी रहे, जिसे दूसरी जगह ले जाया ना जा सके, ले जा तो वैसे ले जा सकते हैं लेकिन जो खुद ना जा सके या वैसे इस टाइप से स्थायी है वहां पे जहां पे आप प्लांट खोलना चाहते हैं, तो उन्हें बोला जाता है स्थायी पूंजी। तो जो इसमें टर्मिनोलॉजी आ रही है मैं वो समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं। और आपको उत्पादन करना है, कोई कंपनी आपके यहाँ प्लांट लगाना चाहती है या आप कहीं भी प्लांट लगाना चाहते हो या अपने मतलब गांव में ही कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हो, तो आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, यानी किसी वस्तु को उत्पादन के लिए दोस्तों जो हमें संगठन बनाना पड़ेगा वो किन किन चीजों का बनाना पड़ेगा वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। तो पहला आपको भूमि की जरूरत पड़ेगी दोस्तों, फिर आपको दोस्तों श्रम की जरूरत पड़ेगी। और श्रम में भी आपको दोस्तों दो प्रकार के श्रम की जरूरत पड़ेगी, एक तो शारीरिक श्रम और एक आपका कौशल युक्त श्रम। और आपके पास तीसरा आपको जरूरत पड़ेगी दोस्तों भौतिक पूंजी की। और भौतिक पूंजी में भी दो प्रकार की पूंजी होता है, स्थायी पूंजी और एक आपके पास कार्यशील पूंजी। और स्थायी पूंजी में दोस्तों कौन सी वस्तु आती है, आपकी जो प्लांट आपने लगाया वहां पे मशीनें जो है वहां आपका कंप्यूटर लगा हुआ है, कोई औजार है, ये जैसे आप किसान है तो किसान का हल है, ट्रैक्टर है, कल्टीवेटर है दोस्तों, ये सब जो आपकी स्थायी पूंजी में आता है, ठीक है। और दोस्तों इसके बाद आता है कार्यशील पूंजी, यानी कि इसके बाद आपके पास कार्यशील पूंजी आती है। और कार्यशील पूंजी दोस्तों क्या होती है, कार्यशील पूंजी आपकी वो होती है कि जैसे आपने प्लांट लगाया दोस्तों तो आपको कच्चे माल की जरूरत पड़ेगी। जैसे आपने कोल्हू लगाया
तो आपको कोल्हू चलाने के लिए गन्ने की जरूरत पड़ेगी। फिर दोस्तों जो गुड़ बनता है, गुड़ को बनाने के लिए कौशल युक्त व्यक्ति चाहिए जिन पे वो चीजें आती हैं, तो उन सब के लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। जो आपको गन्ना खरीदना है और जो लोग गुड़ बनाएंगे उन्हें जो पैसा जो प्रोवाइड कराना है पेमेंट, उसके लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी दोस्तों। उसी को कहा जाता है कार्यशील पूंजी। आपने कोल्हू लगाया, कोल्हू लगाने के लिए दोस्तों आपने मशीन मतलब जनरेटर भी लिया, कोल्हू लिया, ठीक है नहीं, और भी कई सारे जो है इंस्ट्रूमेंट लिए, औजार लिए, तो दोस्तों उसे कहा गया स्थिर पूंजी। और कोल्हू लगाने के लिए जो आपने गन्ना खरीदा और जो आपने गुड़ बनाने वाले लोग रखे और दोस्तों उनके गुड़ बनाने से संबंधित जो कौशल है उसके लिए आपने जो उन्हें पेमेंट किया, तो उसे बोला जा रहा है दोस्तों कार्यशील पूंजी। तो आपको तीन चीजें क्लियर हो गई, भूमि चाहिए आपको, श्रम चाहिए, और श्रम में भी दो चाहिए, शारीरिक श्रम भी चाहिए और कौशल युक्त श्रम भी चाहिए, और भौतिक पूंजी में दोनों प्रकार की पूंजी चाहिए। आपको स्थिर पूंजी भी चाहिए जिसके अंदर मशीन, औजार, ये सारी चीजें आ जाती हैं, और दूसरी दोस्तों आपको कार्यशील पूंजी चाहिए जिसके अंदर आपको कच्चा माल खरीदने के लिए पैसे आते हैं, या जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो है लोगों की आपको जरूरत है, तो उन लोगों को पेमेंट करने के लिए पैसे, या आपका जो प्रोडक्ट है दोस्तों उसे मार्केट तक ले जाने के लिए जो परिवहन में पैसे खर्च होंगे वो, तो इसे बोला जाता है दोस्तों कार्यशील पूंजी। और दोस्तों चौथी पूंजी आपकी आती है मानव पूंजी। क्यों? मानव पूंजी जो है वो उसे उद्यम के उसमें लिखा हुआ है, चौथी आवश्यकता जो है वो आपको स्वयं उपभोग हेतु बाजार में बिक्री के उत्पादन के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ एक योग्य बनाने के लिए आपको उद्यम की आवश्यकता होगी, और इसी को कहा जाता है मानव पूंजी। यानी दोस्तों आपके पास भूमि है, आपके पास मशीनरी है, आपके पास दोस्तों अदर और कच्चा माल भी है, लेकिन दोस्तों आपके पास जो है ऐसे लोग नहीं है जो आपका प्रोडक्ट बना सके, या ऐसे लोग नहीं हैं जो आपके सामान को जो है मार्केट तक ले जा सके। तो दोस्तों आपका प्रोडक्ट जगह पे ही रहेगा, आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट तक नहीं ले जा सकते और उससे आप लाभ नहीं कमा सकते। तो इसी को कहा जा रहा होता है दोस्तों जो कौशल युक्त लोग होते हैं, जो प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं और फिर उसे मार्केट में जो है सही कीमत पे बेचने का प्रयास करते हैं, इसी को कहा जा रहा होता है मानव पूंजी। तो उत्पादन के दोस्तों हमने चार कारक पढ़े कि आपका पहला कारक हमने पढ़ा भूमि, दूसरा कारक हमने पढ़ा श्रम, और तीसरा कारक हमने पढ़ा भौतिक पूंजी, और चौथा कारक दोस्तों हमने पढ़ा मानव पूंजी। तो किसी भी वस्तु के प्रोडक्शन के लिए आप देखते होंगे दोस्तों कि हम रोज सुबह में जो है आप नाश्ता करते हैं, ब्रेड खाते हैं, या फिर आप कोई भी प्रोडक्ट नाश्ते में लेते हो, लेकिन दोस्तों कभी हमने सोचा उन सारी चीजों के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ रही होगी? आप फैन खाते हो, पापे खाते हो, या आप और भी कुछ जो है दूध का कोई मटेरियल खाते हो, लेकिन क्या दोस्तों उनके लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी कभी सोचा है? अगर आप सोचोगे तो आज आप अपने घर पे बैठ के ये हिसाब लगाना कि अगर आप अपने गांव में कोई प्लांट खोलना चाहते हो तो आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। आपको डेयरी खोलनी है दोस्तों तो आपको एक जगह चाहिए जहां आप दूध को रख सको, एक कोल्ड स्टोर चाहिए थोड़ा छोटा सा जहां आप दूध को जो है सुरक्षित रूप से रख सको, और एक दोस्तों आपको लोग चाहिए जो आपके दूध का जो है देख रेख कर सके, और दोस्तों आपको कच्चा माल चाहिए, दूध की व्यवस्था करनी है, और फिर दोस्तों उस दूध से प्रोडक्ट बना के उस प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाने के लिए आपको लोग चाहिए। तो अगर इस दोस्तों मैं जब भी कहता हूं कि अगर आपने अर्थव्यवस्था को अच्छे से समझा है तो कोई भी काम आपको दोस्तों हार्ड नहीं लगेगा। कोई भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो आप अपने इन्वेस्ट को सुरक्षित इन्वेस्ट कर सकते हो, आप मार्केट के हिसाब से जो है आप इन्वेस्ट कर सकते हो, आपको ये पता होगा कितने लोगों की जरूरत होगी, क्या क्या मुझे चाहिएगा, तो आप दोस्तों अपने व्यवसाय को सही से मैनेज कर सकते हो। अब तुम इन सारी चीजों को अपने गांव से जोड़ के देखना कि कोई कंपनी आपके गांव में अगर आके कंपनी खोलती है
दोस्तों भारत सरकार का एक नारा है आत्मनिर्भर भारत। अगर दोस्तों आत्मनिर्भर भारत होगा तो दोस्तों भारत किन से बनकर बना है? गांव से। भारत किससे मिलकर बना है? गांव से। भारत कहां बसता है दोस्तों? गांव में। अगर दोस्तों गांव आत्मनिर्भर होंगे तो भारत भी आत्मनिर्भर हो जाएगा। और दोस्तों गांव को आत्मनिर्भर होने के लिए क्या क्या होना पड़ेगा? गांव में खेती से अलग अन्य गैर कृषि कार्य भी करने पड़ेंगे। छोटी छोटी दोस्तों इकाइयां लगानी पड़ेंगी। कभी सोचा है दोस्तों आपने कि अब जैसे लॉकडाउन चल रहा है और सारी चीजें बंद हैं, आपने देखा होगा दोस्तों गांव में बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं। अगर गांव के आसपास ही दोस्तों छोटी छोटी यूनिटें लगी होती तो क्या ये लोग यहाँ रोजगार नहीं पाते? और आपने देखा होगा दोस्तों बड़ी जो है निर्मम तस्वीर सामने आई थी पिछले साल कि मजदूर बेचारे पैदल जा रहे थे आपके पास ट्रैक, रेलवे ट्रैक पर, सड़कों पर। वो पलायन की स्थिति थी कि वो लोग दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में दोस्तों काम की तलाश में आए थे, लेकिन जब लॉकडाउन हुआ तो वो अपने घर जाने लगे। सारी व्यवस्थाएं बंद थी और वो पैदल भी गए। कुछ लोग रेलवे ट्रैक के द्वारा गए और रेलवे ट्रैक पर दोस्तों बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो गई। दोस्तों अगर सोचो, अगर आपके गांव में सारी व्यवस्था हो जाए, छोटे छोटे व्यवसाय लोग करने लगे, छोटे छोटे उद्यम लगाने लगे, तो क्या दोस्तों गांव का कोई व्यक्ति बाहर शहर में जाएगा कमाने के लिए? तो इन सारी चीजों के लिए दोस्तों गांव वालों को प्रेरित करना होगा। गांव के प्रधान को समझना होगा कि हमारे लोगों की क्या आवश्यकता है। और दोस्तों गांव भविष्य, भारत का भविष्य जो गांवों में बसता है, शहरों में बसता है। जो नए बच्चे हैं दोस्तों वो खाली घूम रहे हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं, पढ़े लिखे भी हैं उनके पास लेकिन कोई काम नहीं है। तो इन सारी चीजों को हमें समझना है। आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम पालमपुर में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे दोस्तों चीजें क्लियर होती जाएंगी। देखो दोस्तों ये एक यूनिट का फोटो है, ये आपकी एक यूनिट है, उस यूनिट का फोटो है जैसे काम होता है। अगर ऐसी छोटी छोटी यूनिट अगर हम दोस्तों गांवों में अगर लगा लें ऐसी छोटी छोटी यूनिट, तो क्या हमारे गांव जो है आत्मनिर्भर गांव नहीं हो जाएंगे? इसी चीज को लेकर सरकार चल रही है। लेकिन उसके लिए पहले ये उत्पादन के जो कारक हैं ये उपलब्ध होने चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों देखो यहां लिखा हुआ है, ये जो आपके पास भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित उत्पादन होता है। यानी इन सारी चीजों को अगर हम मिलाते हैं दोस्तों तभी उत्पादन आपका होता है किसी भी चीज का। अब दोस्तों अगर हम पालमपुर की बात करें, पालमपुर गांव की बात करें, आपके गांव की बात करें, अपने गांव की बात करें, तो दोस्तों भूमि सब जगह स्थिर है। यानी कि आपके यहाँ या हमारे यहाँ कहीं भी दोस्तों भूमि जितनी रहनी है उतनी ही रहेगी, ये नहीं बढ़ सकती। दोस्तों जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, खेतों की जो जोत है दोस्तों वो छोटी होती चली जा रही हैं। जैसे जैसे परिवार बढ़ रहे हैं वैसे वैसे जमीनें कम होती चली जा रही हैं। और दोस्तों जमीनें कम होने से उनमें पैदावार भी कम हो रही है। जिसके पास पहले 50 बीघे जमीन थी आज उसके दोस्तों 4 लड़के हो गए, 2 लड़के हो गए, तो वो 2 जगह, 4 जगह, 3 जगह हो गई। तो वो भूमि जितनी छोटी होगी जोत भूमि की दोस्तों उसकी ही उतनी जो है उत्पादन क्षमता कम होगी, क्योंकि उसमें जो है आधुनिक जो प्रक्रियाएं हैं उन्हें अप्लाई नहीं किया जा सकता। आधुनिक रूप से खेती करने के लिए दोस्तों बड़ी जोत की आवश्यकता होती है। कोई भी मशीनरी है उसके लिए बड़े क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों भूमि स्थिर है। और दोस्तों ज्यादातर भारत की जो जनसंख्या है या हमारे गांव में आप लोगों ने देखा होगा कि ज्यादातर लोग कृषि पर निर्भर हैं। आज दोस्तों जब लॉकडाउन की स्थिति है तो ऐसी स्थिति में जब सारी चीज बंद है तो लोग कृषि पर ही निर्भर हैं और इस वजह से दोस्तों गांव में बहुत बेरोजगारी है।
क्योंकि कृषि में जिस खेती के लिए 2 लोगों की जरूरत थी, आज वहां 4 लोग लगे हुए हैं। और गांव के आसपास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ऐसी यूनिट्स का जहां वो लोग अपना रोजगार कर सकें। शहर में आ नहीं सकते, लॉकडाउन है, गांव के आसपास ऐसी यूनिट नहीं है जहां पर नौकरी कर सकें। तो दोस्तों वो क्या काम करते हैं, घर गांव में रहते हैं और खेती पर निर्भर रहते हैं। और यहीं से दोस्तों बेरोजगारी का जाल शुरू होता है। और दोस्तों बेरोजगारी का जब जाल शुरू होता है तो गरीबी के जाल में व्यक्ति खुद फंसता चला जाता है। तो हमें बेसिक चीजों को समझना होगा। तो हर गांव में दोस्तों भूमि स्थिर है और लगभग भूमि में जो खेती उत्पादन की प्रक्रिया में काम करने वाले लोग हैं वो 35% लोग खेती पर निर्भर हैं। अब उसमें किसान भी हो सकते हैं जिनके पास दोस्तों बड़ी जमीनें हैं तो वो किसान हो सकते हैं, और जिनके पास जमीनें नहीं है तो वो इन किसानों के यहाँ खेतों में काम करते हैं, तो उन्हें कृषि श्रमिक कहा जाता है। जो इनके लैंड मतलब जो लैंड में काम करते हैं, जो किसानों की जो भूमियों में काम करते हैं दोस्तों, गांव के अंदर जो बड़े किसान होते हैं और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास बहुत ही कम 1-2 बीघा जमीन होती है, तो वो क्या काम करते हैं, अपनी जमीन के साथ साथ बड़े किसानों की जमीन को या तो बटाई पे लेते हैं या फिर उनके यहाँ कृषि श्रमिक की तरह कार्य करते हैं। या अदर लोग भी जिनके पास जमीनें नहीं है। अब बताओ इस सिचुएशन में जब कोरोना महामारी का समय है दोस्तों, रोजगार खत्म है, तो वो लोग क्या काम करते हैं दोस्तों, कृषि श्रमिक के रूप में भी काम करने के लिए तैयार है। लेकिन दोस्तों जब भीड़ ज्यादा है तो रोजगार भी कम है। तो ऐसे में लोगों के पास दोस्तों गरीबी रेखा से नीचे जाने की स्थिति है इस समय लोगों के पास। तो इसलिए दोस्तों हम कहते हैं आपसे अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से चीजों को समझो, अपने गांव को समझो, अपने शहर को समझो और अपने आप को समझो दोस्तों, और अपनी जी जान लगा दो अपनी पढ़ाई के लिए। क्योंकि अगर आप अच्छे से मेहनत कर पाओगे तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे। तो ठीक है दोस्तों, अब हमने 4 चीजों को पढ़ा, अच्छे से पढ़ा कि उत्पादन के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, और भूमि स्थिर सब जगह। अब हम आगे बढ़ते हैं और आई होप तुम्हारे समझ में अच्छे से आया होगा दोस्तों। दोस्तों गांव में जो आपके पास जो भूमि मापी जाती है, भूमि मापने की जो इकाई है उसे हेक्टेयर कहते हैं। और 1 हेक्टेयर में दोस्तों लगभग 6 बीघे होते हैं। और गांव में जो भूमि नापने की बीघा है, ये गुंठा है, ये भी माप होती है, क्षेत्रीय इकाइयां हैं कि जमीन जो है इनसे मापी जाती है। लेकिन अब दोस्तों जब हमने यहाँ तक हमने पढ़ा कि गांव में ज्यादातर लोग कृषि पर डिपेंडेंट हैं और जनसंख्या बढ़ रही है, तो क्या ये जनसंख्या जो बढ़ रही है उसके खाने के लिए आप कृषि से ज्यादा उत्पादन कर सकते हो? आप कृषि की जो मतलब कृषि है उससे से ज्यादा आप पैदावार कर सकते हो? तो दोस्तों अगला पॉइंट यही है आपका कि क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है? मतलब जो आपके पास गांव में भूमि सीमित है और जनसंख्या ज्यादा है जो कृषि पर डिपेंडेंट है, तो दोस्तों क्या उन लोगों के खाद्य सुरक्षा के लिए कृषि से हम ज्यादा पैदावार कर सकते हैं? तो बिल्कुल दोस्तों उसी कृषि से ज्यादा पैदावार की जा सकती है। और उसके लिए प्रणाली, सामान्य जो प्रणाली है वो आपके पास है बहुविध फसल प्रणाली। बहुविध फसल प्रणाली क्या मतलब दोस्तों, अगर आपको ज्यादा प्रोडक्शन लेना है तो आपको जमीन को खाली नहीं छोड़ना है, आपको जमीन को खाली नहीं छोड़ना। बहुविध का मतलब कई फसल लेना, कई फसल लेना। यानी अगर आपके पास भूमि है दोस्तों तो उस भूमि में आपको 1 साल में कम से कम 3 फसल तो लेनी होंगी। अगर 1 साल में हम 3 फसल लेंगे तो दोस्तों उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो लोगों के खाने की खाद्य सुरक्षा की व्यवस्था होगी, या जो किसान लोग हैं उन लोगों को लाभ पहुंचेगा। ठीक है, तो इसमें बता रखा है कि जो खरीफ का मौसम होता है दोस्तों, उसमें खरीफ की फसल में ज्वार बाजरा उगाते हैं, और पशुओं के चारे के लिए जिनका इसका यूज होता है ज्वार बाजरे का। और फिर अक्टूबर दिसंबर में आलू की खेती की जाती है।
और दोस्तों इसके बाद जो है रबी के मौसम में जो है गेहूं की खेती की जाती है। और जो दोस्तों गेहूं होता है, अपने परिवार के लिए जितनी हमें आवश्यकता होती है उतना हम रखते हैं गेहूं चावल को, और बाकी जो अधिशेष होता है उसे बाजार में बेच देते हैं। और इसी प्रकार दोस्तों जो जिन लोगों ने कोल्हू गांव में लगाए हुए थे वो अपने गुड़ को जो है आसपास के क्षेत्रों में बेच देते हैं, जो छोटी मंडियां हैं वहां पर। और दोस्तों हमने ये सीखा, अगर आपके पास खेती कम है या आपके गांव में खेती कम है और आप गांव के प्रधान हो और आपको या गांव के बड़े किसान हो और आपको जो है या छोटे किसान हो, आपको अधिक पैदावार लेनी है, तो दोस्तों वह सबसे सामान्य तरीका है बहुविध फसल प्रणाली। यानी कि आप अपने खेत में एक से ज्यादा कई फसलों को लेना शुरू कर दो एक वर्ष में। उसके लिए सिंचाई की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। तो आपके यहाँ अगर सिंचाई की व्यवस्था ठीक है तो आप कई फसलें उगाकर जो है काफी अच्छी पैदावार ले सकते हो। ठीक है नहीं, कम से कम आपको वर्ष में जो है 2 फसलें तो उगानी है, अगर आपके यहाँ पानी की व्यवस्था भी नहीं है तो। जिन लोगों के यहाँ जो जैसे दक्षिण का कुछ एरिया है, दक्षिण भारत में दोस्तों, वहां वो कृषि जो है मौसम पर डिपेंडेंट है, तो वहां पर दोस्तों पानी बरसात पर डिपेंडेंट खेती होती है। तो ऐसे क्षेत्रों में भी हमें कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, पानी जो सिंचाई के साधन है उन्हें डेवलप किया जाए और ज्यादा से ज्यादा वहां कृषि करने की कोशिश करनी चाहिए वर्ष में, तभी हम जो है अच्छे से जो है उत्पादन बढ़ा सकते हैं। जैसा दोस्तों 1966 में हरित क्रांति का नाम सुना होगा सबने, हरित क्रांति। दोस्तों हरित क्रांति हुई थी और हरित क्रांति में दोस्तों गेहूं की फसल का उत्पादन काफी हुआ था। और ये किन किन क्षेत्रों में सक्सेस रही, ये आपकी दोस्तों पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, इन क्षेत्रों में सक्सेस रही। क्यों सक्सेस रही? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो है सिंचाई के अच्छे साधन डेवलप है, नलकूपों द्वारा या नहरों द्वारा पर्याप्त मात्रा में सिंचाई की व्यवस्था है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर गेहूं की खेती जो है काफी बड़े पैमाने पर की गई और आधुनिक तरीकों का यूज किया गया। यानी खेती हम 2 प्रकार से प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, एक तो बहुविध फसल, दूसरा आधुनिक तरीकों से खेती करना और उसमें अच्छी क्वालिटी के रासायनिक उर्वरक का यूज करना। हरित क्रांति में दोस्तों यही था कि अच्छे बीज आपको मिले, अच्छे बीज मिलने के बाद अच्छे आपने उन्हें आधुनिक तरीके से उन्हें जमीन में बोया और उसके बाद दोस्तों आपने अच्छे सिंचाई की अच्छी व्यवस्था करी, कीटनाशक आपने अच्छा लगाया और उसका रिजल्ट जो निकल कर आया दोस्तों बम्पर पैदावार के रूप में आया। आजादी जब दोस्तों भारत आजाद हुआ था तो भारत अपने आप में खाद्य रूप से भी जो मौजूद नहीं था, यानी भारत के लोगों के लिए अनाज तलक नहीं था पूर्ण रूप से। हम लोगों को बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता था अमेरिका से। लेकिन दोस्तों 1966 के हरित क्रांति ने वो पैदावार पैदा की, वो एक क्रांति हुई गेहूं की पैदावार को लेकर। दोस्तों आज भारत उसी के बल पर हम जो है जो भारत की खाद्य सुरक्षा है उसे सुनिश्चित कर पाए, लोगों के लिए अनाज की व्यवस्था कर पाए। आज आपने देखा होगा दोस्तों सरकार अनाज को खरीद कर और गरीब लोगों तक पहुंचाती है, तो ये उसी का नतीजा है कि आज हम अनाज में सरप्लस है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फिर ये आपके समझ में आया होगा कि कैसे हम जो है उत्पादन को बढ़ा सकते हैं बहुविध फसल प्रणाली के द्वारा और दूसरा आधुनिक तरीकों से खेती को कर। इसमें लिखा हुआ दोस्तों 1960 के दशक में जो हरित क्रांति है उसने भारत में जो है अधिक उपजाने वाले बीजों, तो देखो ये हरित क्रांति का दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि फसल मतलब कैसे उत्पादन को अच्छा करोगे, तो दोस्तों आपके पास पहले अच्छे बीज होने चाहिए, अच्छे जो है बीज होने चाहिए। अच्छे बीज दोस्तों आपके पास होंगे फसल के लिए, फिर उसके बाद आपके पास आधुनिक तरीके होंगे उन बीजों को जो है खेत में बोने के लिए, और उसके बाद दोस्तों सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था हो और उर्वरक की पर्याप्त व्यवस्था हो, और उसके बाद कीटनाशक की पर्याप्त व्यवस्था हो। और दोस्तों आधुनिक कृषि का ये सिस्टम है कि हर प्रकार से जो है हम जो है
आधुनिक प्रकार से कृषि करें, उसमें मशीनरी भी आपके पास लेटेस्ट होनी चाहिए, अच्छे बीज होने चाहिए और उर्वरक भी बढ़िया होना चाहिए, कीटनाशक भी अच्छे होने चाहिए और जमीन में जो है बोने का जो सिस्टम है दोस्तों वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए। तो इन सारी चीजों को मिलाकर दोस्तों आप अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। तो प्रोडक्शन बढ़ाने के दो ही तरीके हैं दोस्तों, बहुविध फसल प्रणाली यानी कि एक साल में कई फसल लेना, और दूसरा है आधुनिक तरीके से आपको खेती करनी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और ये जो आपके पास टेबल है तो उसमें दे रखा है कि फसल का नाम लिखिए, आप अपने गांव में जाइए, खेतों पर देखिए ये फसल कौन सी बो रखी है और आपके पास किस माह में बोई है, किस माह में वो काटी जाएगी और सिंचाई के साधन क्या है। तो इससे क्या होता है, ये जो काम दिया जाता है एनसीईआरटी के द्वारा, इससे हमारे माइंड डेवलप होता है। जब मैंने आपको बताया कि ये सिंचाई के साधन है और ये आपके पास जो है ऐसे प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है दोस्तों, उसकी तुलना आप अपने गांव से कर सकते हो कि अगर आपके यहाँ खेती है, आपको प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो कैसे आप उत्पादन को बढ़ाओगे जिससे आप ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सकें। ठीक है दोस्तों, तो इसे अच्छे से सीखना था। इसमें ये दिया हुआ है कि दोस्तों जो हरित क्रांति हुई थी तो उसमें हमने अच्छी क्वालिटी के बीज डाले थे और उर्वरक और सिंचाई के साधन बढ़िया थे। तो ये क्रांति भारत के पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो है आधुनिक तरीकों से खेती की गई और सिंचाई के जो साधन पर्याप्त थे, अच्छी जो है हाइब्रिड जो है बीजों का यूज किया गया और दोस्तों उससे जो है गेहूं की जो पैदावार काफी हुई, गेहूं की पैदावार अच्छी हुई। अब उसने दे रखा है कि पालमपुर में भी जो है परंपरागत बीजों से इतनी किलोग्राम पैदावार होती है, लेकिन अगर HIB जो हाइब्रिड बीज होते हैं दोस्तों उनसे जो है इतनी किलोग्राम पैदावार होती है। अब आप इस चीज से अनुमान लगा लो दोस्तों कि जो परंपरागत बीज होते हैं उनसे 1300 किलोग्राम और जो प्रति हेक्टेयर, एक हेक्टेयर में, और हाइब्रिड बीजों से 3200, लगभग 3 गुनी। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हो दोस्तों, अगर आपको अच्छा प्रोडक्शन करना है तो आधुनिक तरीकों को कैसे यूज करना पड़ेगा और उसके लिए दोस्तों खेती का एक बड़ा हिस्सा चाहिए। लेकिन मजबूरी में भारत के पास जो है दोस्तों, भारत में जो है 80% लोग सीमांत किसान हैं। सीमांत किसान का मतलब इनके पास 1 से लेके 2 हेक्टेयर जमीन है केवल। अब दोस्तों 80% लोगों के पास केवल मात्र इतनी जमीन है और मात्र 20% लोगों के पास जमीन का ज्यादा हिस्सा है। आप इसी चीज से दोस्तों अंदाजा लगा लो कि चीजें जो है भारत में कैसे अच्छी हो सकती हैं। और कृषि पर डिपेंडेंसी हमारे आज दोस्तों लगभग 55% जनसंख्या आज भी कृषि पे है, 55 से 60%, 55 से 60%। अब ये आप लगा लो दोस्तों, जब ये लोग कृषि पर आश्रित हैं और कृषि में जो है इतनी जमीनें है नहीं, तो क्या होगा, ये क्या होगा बेचारे, ये कभी भी जो है अपने डेवलप नहीं कर पाएंगे। ये डेवलप नहीं कर पाएंगे, इसी टाइप से व्यवस्था चलती रहेगी और समाज में असमानता बढ़ी रहेगी। हाँ दोस्तों, अगर इस जनसंख्या के लिए गांव के पास ही छोटे छोटे उद्योग लगा दिए जाएं, तो दोस्तों ये कुछ अपना जो है खाने पीने लायक कृषि से करेंगे, कृषि प्लस थोड़ा सा इनका जो है दोस्तों जॉब हो जाएगी, नौकरी। इससे ये चीजों को अच्छा कर सकते हैं और नौकरी दोस्तों ये अपने गांव के आसपास ही कर सकते हैं। इससे क्या होगा, अगर गांव को हम आत्मनिर्भर बना लें तो दोस्तों गांव को आत्मनिर्भर अगर बन जाता है तो उससे कई फायदे हैं। एक तो लोगों का वहां के लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा और दोस्तों एक आपके पास उन लोगों का गांव से पलायन भी बच जाएगा, पलायन नहीं होगा।
पलायन भी नहीं होगा उनसे, शहरों में पलायन नहीं आएंगे वो जॉब करने के लिए, तो इसलिए शहर पे भी दबाव कम होगा और जो शहर की बेसिक सुविधाएं हैं वो भी अच्छी हो जाएंगी। तो दोस्तों ये सारा चक्र है अर्थव्यवस्था का, इसलिए हमें अर्थव्यवस्था को पढ़ना पड़ता है कि अर्थव्यवस्था का कोई भी एक पार्ट अगर डिसबैलेंस होता है तो बाकी और पार्ट भी दोस्तों डिसबैलेंस हो जाते हैं। अगर आपके पास कृषि खराब हो जाती है, अब 95 से 60% लोग कृषि पे हैं दोस्तों, अगर ये मौसम में प्रॉब्लम हो जाती है तो सारी अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है। अब लॉकडाउन है, लगभग पिछले 1-2 साल से ये चीजें चल रही हैं दोस्तों, लॉकडाउन आपके पास लगातार है, उससे कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो इन लोगों के पास मतलब जो शहर में काम करने के लिए लोग आए थे, अब दोस्तों गांव की ओर पलायन हो रहा है। वो लोग गांव गए, गांव में वैसे ही जो है कृषि कम थी भूमि, तो गांव पे क्या हुआ दोस्तों, गांव पर दबाव बना, और इन लोगों में क्या हुआ दोस्तों, बेरोजगारी। और जब बेरोजगारी बढ़ी दोस्तों तो ये जो है निर्धनता बढ़ेगी, क्योंकि ये अपने लिए दोस्तों अच्छे से पैसे नहीं कमा पाएंगे। और जब निर्धनता बढ़ेगी आपके पास दोस्तों, तो फिर क्या होगा आपके पास, जब निर्धनता बढ़ेगी तो क्या होगा आपके पास, इनके अशिक्षा बढ़ेगी, ये अपने बच्चों को जो है अच्छे से शिक्षा नहीं दे पाएंगे, और जब अशिक्षा बढ़ जाएगी दोस्तों तो इनके बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे, यानी कि यहाँ आपके पास क्या होगा, फिर ये गरीबी का चक्र शुरू हो जाएगा। गरीबी का चक्र दोस्तों, ये ऐसा चक्र चलता है। तो अगर कोई गरीब है तो ये मत सोचो दोस्तों उसकी अपनी कमी है गरीब होना, और उसके गरीब होने में कई और अन्य कारण भी हैं दोस्तों। उसके गरीब होने में सरकार भी जिम्मेदार है, उसके गांव का प्रधान भी जिम्मेदार है, और वो व्यक्ति खुद तो जिम्मेदार है ही। तो यहां से आपको चक्र को समझना है। अगर ये सारी चीजें आप दोस्तों जानेंगे, इसीलिए मैंने आपसे बोला कि दोस्तों एनसीईआरटी और बेसिक चीजों का पढ़ने का कितना फायदा होता है। कल को आप अपने गांव के अगर प्रधान बनते हो, या किसी जिले के डीएम बनते हो, या किसी स्टेट के मिनिस्टर बनते हो, या देश का प्रधानमंत्री बनते हो, और ये सारी चीजें आपको आती हैं, तो आप हर क्षेत्र में काम करने की कोशिश करोगे कि इसे खत्म करो तो ये खत्म होगी, इसे खत्म करो, बेरोजगारी नहीं रहेगी तो निर्धनता नहीं रहेगी, अशिक्षा भी नहीं रहेगी, स्वास्थ्य सेवाएं, लोगों की डेथ भी नहीं होगी, और गरीबी भी नहीं रहेगी। और इकोनॉमिक, जब गरीबी नहीं रहेगी, लोगों के पास पैसा रहेगा, लोग ज्यादा खर्च करेंगे, तो अर्थव्यवस्था भी क्या होगी दोस्तों, अर्थव्यवस्था भी आपकी ये आपकी हाई हो जाएगी, आपकी ग्रोथ जीडीपी जो है, जीडीपी वो भी बढ़ जाएगी। तो इस टाइप से चीजें डेवलप होती हैं दोस्तों, ये हमें समझना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें अगला है टॉपिक, क्या भूमि धारण कर पाएगी? बिल्कुल दोस्तों, भूमि धारण नहीं कर पाने की। इसी टाइप से जनसंख्या बढ़ती रही दोस्तों, और भूमि कम होती चली जा रही है, और जनसंख्या बढ़ रही है, तो दोस्तों आप कहां तक भूमि इस वजन को सहेगी? भाई पैदावार तो उतनी हो रही है, पैदावार नहीं बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो उनके खाने के लिए भूमि कैसे धारण करेगी? और आप जब आधुनिक तरीकों का यूज करोगे दोस्तों, रासायनिक खाद, रासायनिक उर्वरक ये यूज करोगे दोस्तों ज्यादा, और आप ज्यादा जुताई करोगे, ज्यादा जुताई, तो दोस्तों इनसे क्या होगा, ज्यादा जुताई करोगे और रासायनिक खादों का ज्यादा यूज करोगे, और सिंचाई खूब करोगे, सिंचाई ज्यादा, तो दोस्तों क्या होगा, इससे ये होगा, इन सारी चीजों दोस्तों ये हल निकल कर आएगा, इनसे सबसे ये हल निकल कर आएगा दोस्तों, कि पहला हल तो ये निकलेगा कि भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो जाएगी। क्यों दोस्तों, ज्यादा पानी दोगे तो उसके जो रेशे, मतलब भूमि में जो पानी को संग्रहण करने की क्षमता होती है वो कम हो जाएगी। ज्यादा खाद का यूज करोगे तो भूमि की जो प्रोडक्टिविटी है, जो उर्वरा शक्ति है वो कम हो जाएगी, ज्यादा कीटनाशक का यूज करोगे।
और दोस्तों जब बरसात के मौसम में खेत से पानी नालों में जाता है, नालों से पानी नदियों में जाता है और नदियों से पानी दोस्तों समुद्र में जाता है, तो सारे हमारे जो इकोलॉजी सिस्टम है जल का, उसे मतलब बेकार कर देता है। भूमि की शक्ति भी कम होगी। जो जल का इकोसिस्टम है, यानी कि जो नदियों का इकोसिस्टम है, समुद्र का, जल का इकोसिस्टम पर नकारात्मक प्रभाव। यानी दोस्तों अगर आपने अच्छे मतलब काफी तेज रासायनिक खादों का यूज किया है और वो ही जल जब दोस्तों नालों के द्वारा, नहरों के द्वारा नदी में जाता है और नदी से समुद्र में जाता है, तो जल का जो परितंत्र होता है, जो जलीय जीव होते हैं, उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और दोस्तों और इन सारी चीजों से क्या होता है, हमारा पर्यावरण में लॉस, पर्यावरण जो है हानि होती है। तो दोस्तों अब आप ये बताइए मुझे कि अगर ज्यादा जनसंख्या हमारे लिए फायदेमंद है कि नुकसानदायक है? नुकसानदायक है ना। लेकिन क्या है, लोगों को ये बात समझ में नहीं आती। लोग ये कहते हैं कि जो पैदा होता है भगवान उसके जो है खाने के लिए जरूर देता है। अरे भाई खाने के लिए देता है, लेकिन खाओ, वो खाने के लिए आएगा कहां से? जमीन से तो आएगा। जमीन तो कम होती जा रही है। तो हमें इन सारी चीजों को देखना है कि ये मानव विज्ञान जो है तलवार है मत खेल, ये दो धारी तलवार है। विज्ञान से आप दोस्तों अपने जीवन को बेहतर भी कर सकते हो, लेकिन यही विज्ञान का अगर आपने मिसयूज किया दोस्तों, ये आपके लिए अभिशाप सिद्ध हो जाएगा। तो इन चीजों को आपको समझना है अच्छे से। आगे बढ़ते हैं फिर। और मैं समझता हूं कि तुम्हें थोड़ा सा बोरिंग तो लग रहा होगा, लेकिन ये चीजें बड़ी काम की चीज है दोस्तों। एक बार आपने अच्छी चीज अच्छे से समझ लिया तो मैं मानता हूं कि इस एनसीईआरटी में ही आपकी ना पीसीएस आईएएस की तैयारी हो जाए बेहतर। इस एनसीईआरटी में ही ना केवल आप अर्थव्यवस्था को जानेंगे, बल्कि दोस्तों अगर आप किसी पद पे हैं, चाहे आप गांव के प्रधान हैं या आप किसी जिले में किसी पद पे हैं या आपके कोई फैमिली वाले किसी पद पे हैं, तो आप अपनी फैमिली का निर्देशन कर सकते हो। आप अपने गांव के लिए सारी व्यवस्थाओं को अच्छा कर सकते हो। ये तुम्हें सोचना पड़ेगा दोस्तों कि तुम कैसा गांव चाहते हो, तुम कैसा जिला चाहते हो, तुम कैसा प्रदेश चाहते हो, और दोस्तों तुम कैसा नेता चाहते हो जो तुम्हारे भविष्य के लिए जो है काम करेगा। ये आप जब भी अच्छे से डिसीजन ले सकते हो जब आपने अच्छे से चीजों को पढ़ा है। आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों इसमें यही बातें दे रखी हैं सब कि रासायनिक खाद जो होते हैं वो पानी में घुल जाते हैं और पौधों को तुरंत मिल जाते हैं, इसलिए उनका फायदा होता है। पौधे की जो ग्रोथ है वो मतलब बढ़ जाती है, लेकिन दोस्तों उन्हें लंबे समय तक पृथ्वी धारण नहीं कर सकती। और जब वो मिट्टी में मिल जाते हैं और भूम जल के थ्रू नदी तालाबों में जाते हैं तो उन्हें प्रदूषित कर देते हैं, और जिससे जो जलीय पारितंत्र है, जल के अंदर सूक्ष्म जीव हैं दोस्तों, वो नष्ट हो जाते हैं। और जब हरित क्रांति के समय दोस्तों, हरित क्रांति के समय पंजाब में और हरियाणा में इन रासायनिक खादों का ज्यादा यूज किया गया और उससे पैदावार तो बढ़ी, लेकिन मिट्टी की जो निरंतर गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है दोस्तों, वो कम होती चली गई। इसका क्या हुआ कि उत्पादन का स्तर अधिक पाने के लिए आज हम लोगों के यहाँ कुछ लोगों की टेंडेंसी ये है कि खेत में कई कई बार जो है खाद देंगे और बिल्कुल जो है हानिकारक कीटनाशकों का इतना यूज करेंगे, सोचेंगे कि मेरी खेती सबसे बढ़िया हो जाए। लेकिन दोस्तों उस साल तो अच्छी हो सकती है, लेकिन एक दो साल में आपकी खेती सब लोगों से घटिया होने लगे, क्योंकि आपने दोस्तों जो जमीन की कैपेसिटी है, जो भूमि की कैपेसिटी है, आपने उसे नष्ट कर दी। ये ही आपको सीखना है। तो उससे क्या होगा दोस्तों, जब आप, और एक और चीज है, जब आप ज्यादा रासायनिक खादों का यूज करोगे, ज्यादा कीटनाशकों का यूज करोगे, तो दोस्तों खेती की लागत बढ़ जाएगी। खेती की लागत बढ़ जाएगी और दोस्तों वो खेती आपके लिए फायदेमंद नहीं होगी। पता चला उसमें 5,000 का कोई प्रोडक्शन हुआ, लेकिन 6,000 तुम्हारी लागत आ गई, तो दोस्तों ऐसी खेती का कोई फायदा नहीं।
आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए दोस्तों हमें आधुनिक तरीके उतने ही यूज करने चाहिए जितनी जरूरत है, हद से ज्यादा नहीं। भूमि उसे धारण नहीं कर पाए। आगे आपके पास है टॉपिक, पालमपुर में किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित है। तो दोस्तों मैंने आपसे बताया कि पालमपुर में जो भूमि का वितरण है वो असमान है, और वहां के 20% परिवार ऐसे हैं जिनके पास जो है भूमि ज्यादा है, और बाकी 80% परिवारों के पास दोस्तों भूमि कम है। 450 परिवारों में से केवल 1/3 लगभग 150 परिवारों के पास दोस्तों भूमि है ही नहीं पालमपुर में। तो इससे आप अपने यहाँ भी अंदाजा लगा सकते हो कि आपके यहाँ कितने परिवारों के पास भूमि नहीं है। और जो अधिकांश दलित यानी बेचारे छोटे लोग होते हैं जिनके पास जो है ना एजुकेशन भी नहीं होती है और जो सक्षम भी नहीं होते हैं अपने आप को ऊपर उठाने के लिए। अब जिन बाकी परिवारों के पास दोस्तों भूमि है 240 परिवार, उनके पास बाकी परिवारों में से 240 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम क्षेत्र के भूमि के टुकड़ों पर खेती होती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है दोस्तों, छोटी खेती में क्या होता है दोस्तों, किसानी पूरा परिवार लगा रहता है लेकिन आमदनी नामात्र की होती है। और उन लोगों को दोस्तों फिर अब चीजों को अच्छा करने के लिए साहूकारों या महाजनों से लोन लेना पड़ता है, जिससे वो गरीबी के जाल में चले आते हैं। ठीक है, तो ये कहानी दी हुई है दोस्तों, इस कहानी को आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, कि गोविंद के पास इतने हेक्टेयर भूमि थी, 3 पुत्र थे उसके। अब 3 पुत्र हैं, 3 पुत्रों की मदद से खेती करता था और आराम से नहीं रह रहे थे, लेकिन परिवार की एक भैंस होने के नाते भैंस थी और जिससे आय का गुजारा चल रहा था। अब गोविंद की मृत्यु के पश्चात दोस्तों यह भूमि उसके 3 पुत्रों में बटी, तो अब एक पुत्र पे इतनी रह गई, जिससे क्या हुआ, जमीन से वो अब गुजारा नहीं कर पाए। तो इसके लिए उन्हें अतिरिक्त आय ढूंढनी पड़ी, उसके लिए ही वो गांवों से खेतों जाते हैं शहरों की ओर भी। यानी कि आपके पास भूमि दोस्तों कम है तो वो बटेगी, और जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो आपको जो है आय के साधन ढूंढने पड़ेंगे, और जब आपको आय गांव में नहीं होगी, नहीं चल पाएगी व्यवस्था, तो फिर गांव से पलायन होगा शहर के। और शहर में भी जो बेचारे गरीब लोग होते हैं उनकी जिंदगी दयनीय होती है, झुग्गी झोपड़ियां बनाकर रहते हैं, उनका जीवन दोस्तों बिल्कुल असहनीय होता है। 12-12 घंटे उन्हें काम करना पड़ता है, यानी कि एक मानवता की बिल्कुल जो है हद वो होती है, हद यानी मानव होने का बिल्कुल ही प्रमाण खत्म हो जाता है। इसमें आगे बढ़ेंगे, आपको समझ में आई होंगी चीजें। और दोस्तों केवल 60 ही परिवार ऐसे हैं पालमपुर में जिनके पास 260 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है, और या 10 हेक्टेयर या उससे भी अधिक भूमि है। तो दोस्तों ये 60 परिवार ऐसे लोग हैं। जब ये भूमि में दोस्तों पैदा होगा तो इससे क्या होगा, इनके परिवार का खर्चा भी चलेगा, और ये आने वाली भूमि के लिए जो है बीज खाद इन्हें भी खरीद सकते हैं। लेकिन जिनके पास भूमि कम है दोस्तों, वो आने वाले उनके जो फसल है उसके लिए बीज खाद खरीदने के लिए उन्हें कर्ज लेना पड़ता है, और फिर उस कर्ज को चुकाने के लिए फिर अन्य कर्ज लेना पड़ता है। तो इस प्रकार से दोस्तों वो कर्ज के जाल में फंस जाते हैं, और इसी को दोस्तों गरीबी का जाल कहा जाता है। आजकल दोस्तों गरीबी की एक डेफिनेशन नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है ये गरीबी है, मतलब ये तो गरीबी है ही है, गरीबी का एक प्रकार। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास पैसे हैं, बस आप खाना खा रहे हो, आप शैक्षिक रूप से मजबूत नहीं हो, आप सामाजिक रूप से मजबूत नहीं हो, आप आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हो, तो दोस्तों ये भी गरीबी के प्रकार है। अगर आपका बच्चा प्राइमरी में जा रहा है और एक बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में जा रहा है तो ये भी एक गरीबी का ही प्रमाण है। कोई नहीं चाहता अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाना, और ये हमारी सरकार की विफलता है दोस्तों कि सरकार ने इतने बड़े स्कूल खोल रखे हैं, टीचरों को सैलरी दे रही है लेकिन क्वालिटी की एजुकेशन नहीं दे पा रही, सरकार गार्जियंस का विश्वास नहीं जीत पा रही। और मैं उन टीचरों के लिए भी कहता हूं जो प्राइवेट में पढ़ाते हैं कि वो कैसा पढ़ाते हैं आपके पास, कि आप अपने गांव से, जहां जिस गांव में तुम पढ़ाते हो, तुम बच्चों को नहीं ला पाते गांव पढ़ने के लिए, आपके टैलेंट का क्या फायदा।
अगर आप टैलेंटेड हो वास्तव में दोस्तों, अगर आप कोई भी टीचर भी सुन रहा है इसे, तो मैं कहता हूं कि अगर आप टैलेंटेड हो दोस्तों, तो आप अपने गांव में जाइए, जिस गांव में तुम पढ़ाते हो, गार्डियंस को समझाइए और उन बच्चों को, गरीब बच्चों को इकट्ठा कीजिए और दोस्तों अपने हुनर के द्वारा उन बच्चों का भविष्य उज्जवल कीजिए। क्योंकि दोस्तों कुछ लोग 100 वर्ष की भी जिंदगी जी जाते हैं तो भी नाम नहीं होता, लेकिन कुछ लोग 100 दिन की जिंदगी में ही नाम कर जाते हैं, और ये दोस्तों आप पे तय करता है। ठीक है दोस्तों, आज का जो अपना सेशन है वो यहीं तक रहेगा, और बाकी जो आज थोड़ा धीमा हुआ है क्योंकि आपको बहुत अच्छे से समझाना था, सारी चीजों को क्लियर करना था, और इसी टाइप से हम अपनी एनसीईआरटी के प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और थोड़ा सा स्पीड भी लाएंगे, क्योंकि जब आप सीख चुके होंगे चीजों को, क्योंकि आगे की चीजें पीछे की चीजों से संबंधित होती हैं, तो उसमें थोड़ी सी गति दी जा सकती है। लेकिन दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा सेशन, ये मेरी पूर्ण मतलब आशा है, क्योंकि मैंने अपनी ओर से पूरा प्रयास किया है, और आपको भी बस डेडिकेशन दिखाना है दोस्तों, अच्छे से चीजों को सुनना है और लगातार, ऐसा नहीं है कि आपने देखा छोड़ दिया। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखो, कायर कभी युद्ध नहीं जीता करते, और युद्ध जीतते हैं वो कभी युद्ध से भागा नहीं करते। कि दोस्तों कायर जो होते हैं वो कभी युद्ध नहीं जीतते, और जो युद्ध जीतते हैं वो युद्ध से भागा नहीं करते। ये तो निर्भर तुम पे करेगा दोस्तों कि भविष्य तुम्हें कैसा बनाना है। जो भविष्य बनाने वाले होते हैं दोस्तों वो सोचा नहीं करते। और दोस्तों हमेशा ध्यान रखना कि आपके लिए और आपके घर वालों के लिए आपसे बेहतर कोई नहीं रह सकता। और एक 4 लाइनें दोस्तों, मैंने आज आपको इतना समझाया, हर प्रकार से अर्थव्यवस्था का ज्ञान कराया, पालमपुर की गांव की जो विचारधारा है उसे आप अपने गांव से कैसे जोड़ सकते हो, आप अपने गांव के लिए क्या अच्छा कर सकते हो, अर्थव्यवस्था को हमें क्यों पढ़ना चाहिए, इकोनॉमी को, और क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी है किसी यूनिट को लगाने के लिए। दोस्तों किसी यूनिट को लगाने के लिए किन उत्पादक संगठनों की आवश्यकता होती है, यानी संगठन बनाना होता है उत्पादन के लिए। और दोस्तों एक गांव में बेसिक सुविधाएं क्या होनी चाहिए, गरीबी का जाल कैसे होता चला जाता है, पैदावार को कैसे बढ़ाया जाता है, ठीक है नहीं, खेती में, और खेती जनसंख्या बढ़ती है तो उसका खेती पे क्या प्रभाव पड़ता है, लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। मैंने ये सारी बातें आपको ये इन पृष्ठों में जितने पढ़ाए हैं समझाने की कोशिश करी है। और दोस्तों कल जो है और हम चीजों को आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा सा स्पीड भी रखेंगे, लेकिन आप अच्छे से पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए दोस्तों। और आपके लिए जो है शुभकामनाएं, अच्छे से रहो, अपने घर वालों का ध्यान रखो। और दोस्तों ये 4 लाइनें हैं, 4 लाइनों के माध्यम से मैं आपको कुछ जो है मोटिवेट करना चाहता हूं कि यूं नहीं मिलती मंजिल राही को, यूं नहीं मिलती मंजिल। आपको देखो दोस्तों संघर्ष करना पड़ेगा, आपको डेडिकेटेड होकर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यूं नहीं मिलती मंजिल राही को, कलम की साख को हिलाना होगा। यूं नहीं मिलती मंजिल राही को, एक जनून सा दिल में जगाना होगा। यूं नहीं मिलती मंजिल राही को, एक जनून सा दिल में जगाना होगा। यूं नहीं बनते आसियाने परिंदों के, ऐसे नहीं बन जाते आसियाने परिंदों के, भरनी पड़ती है उनको भी उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता। दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूं कि यूं नहीं मिलती मंजिल राही को, एक जनून सा दिल में जगाना होता है। यूं नहीं बन जाते आसियाने परिंदों के, भरनी पड़ती है उनको भी उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। इसलिए दोस्तों ये आपको तय करना है कि लक्ष्य आसान नहीं है, और इस कोविड-19 के बाद जो कंपटीशन बढ़ेगा उसमें तो और भी आसान नहीं है। इसमें वही टिक पाएगा दोस्तों जिसकी नॉलेज बेसिक अच्छी होगी, जिसने अपने लिए अच्छे से जो है मेहनत की होगी। क्योंकि दोस्तों अब आंधियां ही तय करेंगी, अब आंधियां ही तय करेंगी उस दिए का मतलब फैसला, जिस दिए में जान होगी दोस्तों वो दिया रह जाएगा। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप टिके रह जाओ। ठीक है दोस्तों, आज का जो सेशन है वो यहीं तक करते हैं। अच्छे से रहिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए दोस्तों, और अच्छे से पढ़ते रहिए और कंटिन्यू। मैं आपसे थोड़ा सा ये मतलब ये रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको अच्छा लगता है ये सेशन, अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगती है दोस्तों, तो 1 मिनट जाता है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जिससे सारे नोटिफिकेशन तुम्हें मिलते रहे, और क्लास का हर प्रकार का टाइमिंग। और हमारा दोस्तों टेलीग्राम चैनल है,
इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल ना ओनली एग्जाम फोकस ऑफिशियल। तो ओनली एग्जाम फोकस ये टेलीग्राम चैनल है। आप दोस्तों इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें तो क्लास से संबंधित हर प्रकार की जानकारी आपको मिल जाएगी। ओनली एग्जाम फोकस ऑफिशियल ये टेलीग्राम चैनल है, हर प्रकार की जानकारी आपको मिल जाएगी। ओनली एग्जाम फोकस ऑफिशियल, इस टेलीग्राम चैनल पे आपको हर प्रकार की जानकारी मिलेगी, हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा। और दोस्तों 1 सेकेंड लगता है, अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में और रिलेटिव्स में शेयर कर देना, क्योंकि उनकी भी बेसिक नॉलेज इंप्रूव हो सके और वो भी अपने लक्ष्य को पा सकें। ठीक है दोस्तों, ये एनसीईआरटी की सीरीज बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है आपके जीवन में, आपके जीवन की दिशा तय कर देगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और कल मिलेंगे सेम टाइम और चलते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आप लोगों का जुड़ने के लिए और जय हिंद दोस्तों, कल मिलते हैं फिर।